कम ऑन गाइस, सिर्फ 1 मिनट और उसके बाद हम एंटर करेंगे ईयर 2023 से ईयर 2024 में। ये हे दोस्तों, स्क्रीन पर काउंटडाउन भी शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पार्टी एंजॉय कर रहे सभी फ्रेंड्स को बस स्क्रीन पर 0 फ्लैश होने का इंतजार था। सभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स के साथ ही लगातार काउंटडाउन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका इंतजार खत्म होते हुए स्क्रीन पर 0 फ्लैश हुआ, वैसे ही उस स्क्रीन में से एक बड़ी ही तेज रोशनी के साथ एक बेहद भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के होते ही वो पार्टी हॉल एक बड़ी सी उजाड़ सी जगह में तब्दील हो गया। वहां मौजूद राघव उस विस्फोट के हुए धुएं के कारण ठीक से कुछ देख नहीं पाया। जब थोड़ी देर बाद वो धुआं कुछ कम हुआ तो राघव अपने दोस्तों को पुकारता हुआ इधर उधर देखने लगा। विकी, सोनिया, कहाँ हो तुम सबके सब? मुझे यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? और ये जगह अचानक से ऐसे उजाड़ बंजर की तरह कैसे हो गई? अचानक से हुए उस ब्लास्ट के बाद राघव के अलावा सभी लोग वहां से न जाने कहां गायब हो गए। उन सभी को ढूंढने के लिए राघव उस पार्टी हॉल से निकलकर रिसेप्शन पर गया, लेकिन वो जगह भी अब बिल्कुल बंजर सुनसान पड़ी थी। दूर दूर तक राघव को वहां किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक वहां ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग एक ही पल में वहां से गायब हो गए। तभी उसकी नजर वहां दीवार पर लगे कैलेंडर पर पड़ी। उसने जैसे ही कैलेंडर को ध्यान से देखा तो उस कैलेंडर पर साल 2024 की बजाय 2025 लिखा हुआ था, जिसे देखकर राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बार बार अपनी आंखों को मसलता हुआ उस कैलेंडर को देखने लगा। उसने अपने शक को दूर करने के लिए जब अपना फोन निकालकर उसमें डेट को चेक किया तो उसे यकीन हुआ कि वो सच में साल 2025 में आ गया। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? ये क्या हो रहा है? पहले वो ब्लास्ट, फिर अचानक से वहां से सब लोग गायब हो गए। ये जगह भी वैसी नहीं रही और अब तो ये साल भी नहीं रहा। मैं जब सबके साथ पार्टी में था तो हम साल 2024 में एंटर करने वाले थे, लेकिन ये तो साल 2025 है। मैं ऐसे कैसे यहाँ आ गया? ऐसा तो मैंने सिर्फ टाइम ट्रेवल मूवी में देखा था। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं साल 2024 में वापस जाऊं? ओह माय गॉड। हताश परेशान राघव अपना माथा पकड़े वहां खड़ा ही था कि तभी उसे बाहर की ओर से कुछ आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उसे लगा कि जरूर उसके अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद है। इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर की ओर रोड पर निकल गया। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो थोड़ी दूर पर उसे एक आदमी सामने रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी आगे की ओर बढ़ रहा था, इसीलिए राघव उसके पीछे चलता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने उस आदमी को बहुत बार पीछे से आवाज लगाई। अरे भाई, सुनते हो क्या? सुनो, हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मगर वो आदमी उसको अनसुना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। राघव को उसका ये बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो तेज कदमों से चलता हुआ उस आदमी के पास जा पहुंचा। राघव ने उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, तभी वो आदमी अचानक राघव की ओर पलटा। अरे नहीं, हे भगवान! उसका चेहरा किसी भयानक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बेहद भयानक था और उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसे देखकर राघव बहुत बुरी तरह डर गया और बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपने कदमों को पीछे लेते हुए पीछे की ओर भागने लगा। तभी भागते हुए उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। तभी वो भयानक ज़ॉम्बी जैसा इंसान राघव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्लीज बचाओ मुझे।
इतना कहते हुए राघव अपने हाथों के सहारे से उठने की कोशिश करने लगा। वो ठीक से खड़ा हुआ ही था कि तभी वो भयानक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला इंसान राघव के बिल्कुल सामने आ गया। इससे पहले कि राघव कुछ कर पाता, वो अपने खून से सने हाथों को राघव की ओर बढ़ाने लगा। राघव को लगा कि शायद ये पल अब उसकी जिंदगी का आखिरी पल है कि तभी पीछे से दो हाथों ने राघव को अपनी ओर खींच लिया और वो राघव का हाथ पकड़कर बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ राघव को एक बड़ी ही रहस्यमयी जगह पर ले गया। तुम जो भी हो, थैंक यू सो मच। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? ये हमारी दुनिया कैसी हो गई? और ये तुम कुछ पूछो उससे पहले मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। जैसे साल 2020 में एक वायरस ने पूरे इतिहास को बदल दिया था, वैसे ही कुछ साल 2024 में हुआ है, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इस धरती पर रहने वाले इंसान अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, सिवाय मेरे और तुम्हारे। लेकिन साल 2024 में लोग ज़ॉम्बी तो तब भी बन जाते जब वो साल 2024 में एंटर करते, लेकिन साल 2024 तो कहीं है ही नहीं। ये तो 2025 है। देखो, मेरे पास तुम्हें समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर तुमने साल 2024 अब तक नहीं देखा है तो इसके पीछे जरूर कोई खास वजह रही होगी। कोई तो ऐसा है जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें एक जरिया बनाना चाहता है। देखो, इस दुनिया में अब सिर्फ तुम ही एक लौते इंसान बचे हो जो साल 2024 में पहुंचकर उस एक्सपेरिमेंट को रोक सकते हो। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक लौता इंसान बचा हूँ जो इस दुनिया को बचा सकता है? तुम भी तो इंसान ही हो ना, तो तुम क्यों नहीं बचा सकते इन सबको? ये देखो, मेरे हाथ भी अब उन ज़ॉम्बी जैसे बनने लगे हैं। मैं उनके अटैक से नहीं बच पाया, इसलिए थोड़े ही समय में मैं भी अब उनके जैसा बन जाऊंगा। जल्दी चलो मेरे साथ, इससे पहले कि देर हो जाए। ये कहकर वो आदमी राघव को अपने साथ साइंस की किसी लैब के अंदर ले गया। वहां न जाने कितने तरीके के अलग अलग केमिकल्स रखे हुए थे। बहुत ही आधुनिक मशीन्स भी वहां राघव की आंखों के सामने थी। उस आदमी ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे एक घड़ी के आकार की बनी मशीन के पास ले गया। राघव, ये टाइम मशीन है जिसे साइंटिस्ट वेंकट ने इंसानियत के भलाई के लिए बनाया था, लेकिन एक गलत सिग्नल के कांटेक्ट होने की वजह से सब गड़बड़ हो गई और उसी वजह से वो साइंस एक्सपेरिमेंट भी हुआ। तुम्हें इस टाइम मशीन में बैठकर साल 2024 में जाना होगा और उस एक्सपेरिमेंट को होने से रोकना होगा। लेकिन तुम्हारे इस लेकिन के लिए हमारे पास अब समय नहीं है। प्लीज जल्दी करो, बचा लो दुनिया को। उस आदमी की बात मानकर राघव उस टाइम मशीन में जाकर बैठ गया और उस आदमी ने बाहर से टाइम मशीन के गेट को बंद कर दिया। उसके अंदर बैठते ही राघव को अपने सामने एक स्क्रीन और कीबोर्ड दिखाई दिया। उसने कीबोर्ड से 1 जनवरी 2024 टाइप करके जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया, तभी अचानक वो स्क्रीन उस तारीख पर पहुंचती हुई बहुत तेज तेज चलने लगी। थोड़ी देर बाद एक तेज झटके के साथ स्क्रीन 1 जनवरी 2024 पर आकर रुक गई। राघव ने एक पल को कुछ सोचा, लेकिन अगले ही पल वो उस टाइम मशीन का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर निकल गया। उसने ध्यान से देखा तो वो उसी साइंस लैब के अंदर था, बस फर्क था तो समय का। उसने श्योर होने के लिए फिर से अपने मोबाइल में तारीख देखी तो वो 1 जनवरी 2024 का ही दिन था। मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे मुझे रोकना है? सब कुछ कैसे पता चलेगा मुझे? हे भगवान, मुझे तो लगता है थोड़ी ही देर में मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगा। उन कुछ घंटों में राघव के साथ जो भी हो रहा था, राघव अब मानसिक रूप से उन सब चीजों से बहुत ही परेशान होने लगा था। वो खुद से ये सभी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे कॉरिडोर में किसी के कदमों की तेज आहट सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर वो चौकन्ना हो गया और लैब में बने बुक शेल्फ के पीछे जाकर छिप गया। तभी लैब के अंदर एक लंबे सफेद बालों वाले एक साइंटिस्ट दाखिल हुए। उन्होंने इधर उधर देखा और अंदर की तरफ जाकर वो एक स्ट्रेचर को ले आए। उस पर किसी की बॉडी रखी हुई थी। पहले तो राघव को लगा कि कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूर ये किसी जानवर या किसी इंसान की डेड बॉडी होगी,
लेकिन जैसे ही उसने अपने फोन के कैमरे को जूम करके उस बॉडी को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो किसी जानवर या इंसान की डेड बॉडी नहीं बल्कि एक एलियन था जो टाइम मशीन के ग्लिच की वजह से अर्थ पर फंस चुका था। उस साइंटिस्ट ने उसे गवर्नमेंट को सौंपने की बजाय उस एलियन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आज तक कोई भी दूसरी दुनिया और वहां के जीवों के बारे में नहीं जान पाया है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। इस दुनिया का वो मैं पहला इंसान बनूंगा। मैं जानता हूं कि इसके पास बहुत शक्ति है। इसकी शक्ति से मैं पूरी मानव जाति को खत्म कर दूंगा और अपने एक्सपेरिमेंट से एक नई दुनिया बनाऊंगा जिस पर सिर्फ मेरा राज होगा और सब मेरे गुलाम होंगे। इसके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसे अगर मैंने किसी एक इंसान के शरीर में भी डाल दिया तो फिर एक के बाद एक इंसान दूसरे इंसानों को मार मार कर खाएगा। बस कुछ ही दिनों में ये पूरी इंसानी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था, लेकिन ये कोई गलती नहीं, ये तो सोची समझी साजिश है। अगर मुझे सबको इस हैवान से बचाना है तो मुझे इसे खत्म करना होगा, और साथ ही इस टाइम मशीन को भी जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है। ये सोचकर कि शायद इस लैब को जला देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, राघव ने अपने जेब से लाइटर को निकाला, लेकिन तभी बुक शेल्फ में रखी एक किताब नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर वो साइंटिस्ट चौकन्ना हो गया और उसकी नजर सीधे ही राघव पर पड़ गई। तू कब से यहां छुपकर मुझ पर नजर रख रहा है? अच्छा हुआ जो मुझे पता चल गया, वरना तू तो मेरा सारा प्लान ही फेल कर देता। इतना कहते हुए साइंटिस्ट ने अपने कोट की पॉकेट से एक चाकू को निकाला और राघव पर हमला करने लगा। जैसे तैसे राघव ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी उस हाथापाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से धक्का दिया कि राघव दरवाजे से टकराता हुआ उस लैब से बाहर गिर पड़ा। तभी साइंटिस्ट भी लड़खड़ाते कदमों से पीछे रखे केमिकल से जाकर टकरा गया। राघव की आंखों के सामने एक केमिकल उस साइंटिस्ट पर गिर गया और वो वहीं के वहीं जलकर राख हो गया। बेशक ये साइंटिस्ट मर गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुझे कैसे भी करके इस एलियन को हमारी दुनिया से दूर भेजना होगा, वरना कल को फिर से इसके जैसे कोई साइंटिस्ट ऐसा ही करने के बारे में सोचेंगे। इतना कहकर राघव उस एलियन के पास गया। उसके अजीब से शरीर को देखकर एक बार को तो राघव बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए एलियन की बॉडी को अपने हाथों में उठाया और उसे टाइम मशीन के अंदर ले जाकर रख दिया। उसने बाहर आकर टाइम मशीन का दरवाजा बंद किया और लैब से बाहर आकर उसने खिड़की से लैब के अंदर अपना जलता हुआ लाइटर फेंक दिया और बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ उस लैब से दूर भाग गया। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दी। वो लैब बुरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और उसके अंदर की हर एक चीज अब राख बन चुकी थी। उस विस्फोट से हुए धमाके के डर के कारण राघव की आंखें बंद हो गई। अब जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी हॉल में है और सामने लगी स्क्रीन पर न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हैप्पी न्यू ईयर 2024। अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पर हैप्पी न्यू ईयर 2024 देखकर राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि बीते उन कुछ घंटों में उसने वो लड़ाई लड़कर पूरी दुनिया को साइंटिस्ट के हाथों खत्म होने से बचा लिया था। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मेरी एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पत्रकार था और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी, या ये कहूँ कि मैं उस जॉब के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरी दोनों टांगे नहीं हैं। मैं शुरू से ऐसा नहीं था। 4 साल पहले किसी ने मेरे शरीर का निचला हिस्सा छीन लिया। अपनी रिपोर्टर की जॉब के दौरान मैं बहुत डेयरिंग था
और मुझे नई नई जगहों पर जाकर वहां की खबर लाने में काफी इंटरेस्ट था। मैं बहुत बार अलग अलग खतरनाक जगहों पर गया और ऐसी कई जगहों के बारे में सच्ची कहानियां सुनी जो किसी बहादुर इंसान के दिल में भी आतंक के बीज को बो सकती है। हालांकि मैं जिस जगह गया था उसके अंदर मैंने जो देखा उससे भयानक चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मेरा नाम राज है और ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे अपने अलग अलग व्यूअर्स के ईमेल्स मिलने लगे। एक एक्टिव यूट्यूब चैनल चलाने और एक पत्रकार होने के कारण मेरे चैनल पर काफ़ी व्यूअर्स थे। मैं मेरे चैनल पर बहुत ही रहस्य से भरी जगहों की वीडियोस डालता था जो लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते थे और पसंद भी करते थे। तो एक दिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और उसने मुझे एक गुफा के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि उस गुफा के अंदर कई लोग लापता हुए थे। एक बार गुफा में जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। तो मैंने मेरे साथ चलने वाले ग्रुप के लोगों से इस बारे में बात की। मेरे साथी हैरी और सैम भी काफी एक्साइटेड थे और मैंने अपने जरूरी उपकरण इकट्ठे किए और उस रहस्यमयी गुफा की जांच करने का फैसला किया। 2 दिन बाद ही हम उस गुफा तक जाने के लिए निकल पड़े। जब हम उस जगह पर पहुंच गए तो हमने अपना गोप्रो पहना, गुफा के एंट्री गेट पर एक कैमरा लगाया और हमने खाने पीने का भी काफी सामान ले लिया क्योंकि पूरे चांसेस थे कि शायद हम गुफा में फंस जाए। हमारे कैमरामैन हैरी और हमारे ऑडियो इंजीनियर सैम गुफा में जाने के लिए तैयार थे। हम सबको ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था क्योंकि हमें भूत प्रेत में इतना विश्वास नहीं था। हम सब तो एक एडवेंचर के लिए इस गुफा के अंदर जाना चाहते थे। गुफा तो बहुत बड़ी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है, हमें यहाँ कुछ अलग, कुछ खास मिलने वाला है? कुछ नहीं कह सकते यार, अभी तो बस हम यहाँ आए ही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हमने लगभग आधा घंटा बस घूमने और गुफा की संरचना को देखने में बिताया। जैसे जैसे हम चलते गए गुफा बहुत टाइट होती गई और हमें डर महसूस होने लगा। वहां एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जानवर की लाश सड़ने से वो गंध आ रही हो। हम गुफा के एक हिस्से पर पहुंचे जो कभी खत्म ना होने वाली अंत की तरह लग रहा था, लेकिन जमीन पर एक बड़ा छेद था। वह छेद एक इंसान के फिट होने के लिए काफी था, इसलिए बिना झिझक के मैं कूद गया। हैरी मेरे ठीक पीछे आया, लेकिन सैम ने वही रहने का फैसला किया। गुफा की वो जगह बहुत टाइट थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की तो एकदम से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए हमारी तरफ आए, जिससे हम बहुत डर गए। अपने आप को संभालते हुए हम फिर से किसी तरह आगे बढ़े। वहां इतना अंधेरा था कि हमारी फ्लैशलाइट भी आसपास की जगह को पर्याप्त रोशनी नहीं दे पा रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वहां तापमान बहुत गर्म होगा, लेकिन उल्टा हुआ। अंदर वहां कड़ाके की ठंड थी। जगह इतनी तंग थी कि हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। जैसे जैसे हम अंदर गए हम रेंगते हुए जाने लगे। राज, मुझे लग रहा है हमें वापस चले जाना चाहिए। अब मुझे सचमुच डर लग रहा है। बेशक डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग ढूंढना चाहता हूँ। कुछ तो मिलेगा यार, जिससे हम कुछ सनसनीखेज ढूंढ सके और बहुत सारे व्यूज और लाइक्स बटोर सके। मैं कहीं नहीं जा रहा यार, सचमुच मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ तो गलत है। राज डर मत यार, ये हमारा काम है। हम कोई पहली बार ऐसी जगह पर नहीं आए हैं। अभी भी सोच ले। मैं सब सोच कर ही आया हूँ। वो पहले तो झिझक रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने मेरा पीछा करना जारी रखने का फैसला किया। 1 घंटे तक बिना रुके रेंगने के बाद हम आखिरकार गुफा के एक हिस्से में पहुंच गए। यह एक बड़ी जगह थी, खुली जगह थी। आखिर हम पैरों पर खड़े हुए। वहां थोड़ा आगे जाकर एक झरना बह रहा था। हम झरने के पास गए। ये झरना कहाँ से बह रहा है? गुफा में तो कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, पानी आ कहाँ से रहा है? चलो, जहाँ से भी आ रहा है हमारे लिए तो अच्छा ही है, फ्रेश पानी। हाँ सही कहा। मैं झरने के पास गया और मुझे झटका लगा क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंड था कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे। वहां उस जगह पर आसपास बहुत सारी अजीब तरह की फंगस लगी हुई थी, जिसका साइज बहुत बड़ा था, बिल्कुल पेड़ की तरह, जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं चलकर थोड़ा और आगे गया तो फंगस के पेड़ के ठीक पीछे एक आदमी की लाश गली पड़ी थी। उसकी लाश पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े लगे थे। उसका मांस खा रहे थे। आधी लाश तो वो खा चुके थे। उसके शरीर की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था
कि उस आदमी को मरे हुए काफी समय बीत चुका है। उसके शरीर की जांच करने पर मैंने एक उपकरण देखा जो वॉइस रिकॉर्डर जैसा था। मैंने वो वॉइस रिकॉर्डर ले लिया। जब मैंने इसे लिया तो मुझे फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने डिवाइस के अंदर की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दिया। कुछ रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, इसलिए मुझे बीच से ही उस बेचारे की कहानी सुननी पड़ी। इसे मैंने सुना। मैं कुंवर हूँ, ये मेरा पहला दिन है। मुझे अपने दोस्त नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस गुफा से बचने का रास्ता खोजने के लिए अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अभी मैं अपनी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। कोई वापस नहीं आया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा इस गुफा में दूसरा दिन है। मुझे लगता है कि मेरे पास 4 दिन का खाना बचा है। भूख से बचने के लिए मैं हर दिन कम खाना खाना शुरू कर दूंगा। मुझे इस जगह की आदत पड़ रही है। आज तीसरा दिन है और मैंने अभी तक अपने बाकी दोस्तों की आवाज नहीं सुनी है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। आज चौथा दिन है। बहुत बुरा, बकवास, गंदी जगह है। कोई बचाओ मुझे। मुझे मेरे एक साथी का कटा हुआ हाथ मिला है। मैं नहीं जानता उसका बाकी का शरीर कहाँ है। आज 5वां दिन है। मेरे पास खाना नहीं बचा है। मैंने हाल ही में गुफा की गहराइयों में कुछ जानवरों की आवाज सुनी है। मैं मर रहा हूँ। मेरा दोस्त रमन मुझे मिल गया है। ये यहाँ सो रहा है। तभी उस आदमी के जोर से चीखने की आवाज आती है। उसका दोस्त रमन उस पर हमला कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, नहीं। रिकॉर्डिंग उस दर्द के चिल्लाने के साथ खत्म हो गई। हम दोनों रिकॉर्डिंग सुनकर हक्के बक्के रह गए। तुम्हें क्या लगता है उसके दोस्त ने उसे मारा होगा? हाँ शायद, अंधेरे में उसे क्लियर दिखाई ना दिया हो। तभी वहां उस रास्ते से किसी की आवाज आने लगी। चौकन्ने हो जाओ, कोई आ रहा है वहां से। इन पेड़ों के पीछे छिप जाओ जल्दी। तभी अचानक हमने देखा कि वहां से सैम आ गया था। सैम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम खुद यहाँ आकर पछता रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? हम सब तो कितने एक्साइटेड थे। यहाँ देखो, ये देखो। ओह शिट मैन, ये कौन है? मैं अभी भी कह रहा हूँ हमें वापस चलना चाहिए, वरना हम भी इस लाश की तरह यहाँ पड़े होंगे। प्लीज चलो यहाँ से। ठीक है, चलते हैं। तभी चारों तरफ से एक भयानक आवाज आती है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी। ये कैसी आवाज है? कुछ तो है यहाँ पर। सैम बातें करते करते उस झरने के पास चला जाता है। इस पानी के आने की कोई तो जगह होगी, है ना? हम ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो झरने के पास ही खड़ा था और तभी झरने के पीछे से 2 बड़े बड़े हाथ निकल कर आए और सैम को पकड़कर खींचकर झरने के अंदर ले गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगे। सैम! ओह माय गॉड, वो क्या चीज थी? वो कैसे हाथ थे? ये कोई जानवर नहीं था, पर यह इंसान भी नहीं था। हम भी मरेंगे राज, अब हम भी मरेंगे। ऐसे मत बोलो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो बिना कोई देरी किए भागो यहाँ से। जैसे ही हम उसी रास्ते से वापस जाने लगे तभी हैरी को अपने नीचे जमीन पर कोई परछाई दिखाई दी। जल्दी चलो, यहाँ कुछ है, जल्दी। चल रहा हूँ। भागो यार, ये हमारे ऊपर है। हमने जैसे ही ऊपर देखा, एक बड़ी काले रंग की चीज जो जानवर नहीं थी ना इंसान, मैं उसे भूत कह सकता हूँ। पूरा काला, पीली आंखें, बड़े दांत, भयानक तरीके से ऊपर दीवार पर चल रहा था। उसके एक हाथ में सैम का सिर था। हम दोनों ने उसे देखकर भयानक चीख मारी और उसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लिया और सैम के सिर को पूरा चबा के खा गया। हम जल्दी से वापस उसी तंगी रास्ते पर रेंगते हुए जाने लगे। मैं आगे था और हैरी मेरे पीछे था। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं मुड़कर देख सकूं। तभी अचानक से वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और मुझे हैरी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं वापस नहीं जा सकता था। हैरी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हैरी, हैरी! कोई हलचल भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैं और ज्यादा डर गया। तभी मैंने तेज भयानक चीख पुकार सुनी। यह हैरी की आवाज लग रही थी, पर हैरी के साथ उस राक्षस की आवाज भी आ रही थी। मैं चिल्लाया,
मैंने बार बार हैरी का नाम पुकारा, हैरी, हैरी। लेकिन रेंगना नहीं छोड़ा। हैरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने अपनी स्पीड तेज की और तभी मुझे मेरे पीछे हलचल सुनाई दी। कोई मेरे पीछे से आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वो हैरी नहीं था, वो वही भूत था। मैं पूरे जोर के साथ रेंग रहा था। उस गुफा के इंटर पॉइंट मेरे सामने था। मैं बस बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस राक्षस ने मेरी टांगों को बड़े दांतों से पकड़ लिया। मैं अब दरवाजे पर ही था, लेकिन वो मेरी टांगे एक लकड़ी की तरह चबाकर तोड़ कर ले गया। मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितने दर्द में था और बुरी तरह चिल्लाते हुए अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत जुटाकर उस भूतिया गुफा को पार कर लिया। मैं तो किसी तरह उस भूतिया गुफा से बाहर आ चुका था, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं आया। मैं नहीं जानता अपनी टांगे शरीर से अलग होने के तुरंत बाद ही वो हिम्मत मुझ में कहां से आई, और मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं कि मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी, या दोनों। अच्छी थी कि मैं बच गया और बुरी थी कि मैंने मेरा आधा शरीर खो दिया। आखिर दर्द में कराहते कराहते मैं थोड़ा दूर रेंग कर आ गया और फोन करके मदद के लिए पुलिस को बुलाया, और आज मैं आप लोगों के सामने हूं। मेरी इस कहानी से मुझे करोड़ों व्यूज और लाइक्स जरूर मिले, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी उन सभी लोगों को इस जगह की वास्तविकता के बारे में पता चल पाया, जिससे कहीं रोमांचकारी लोगों की जान वहां ना जाने के कारण बच गई। विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कई भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं, वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। कहाँ हो तुम? विनय एक अमीर आदमी है जो कि दिखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति है, और वहीं दिया एक खूबसूरत लड़की है। दिया के पिताजी ने विनय को अपनी बेटी से मिलाने के लिए उनके घर बुलाया। विनय दिया के घर पहुंचता है। हाय अंकल जी। आओ बेटा आओ। तभी वहीं कुछ ही दूरी पर बैठी दिया विनय को देखती है और गुस्सा हो जाती है। वो विनय की तरफ बढ़ती है। लगता है कभी आपने अपना चेहरा शीशे में ढंग से नहीं देखा और मेरे से शादी करने चले आए हैं। और पापा, आप ना जाने कैसे कैसे लोगों से मेरा रिश्ता करा रहे हो। मैं वापस कोलकाता जा रही हूँ। देखिए दिया जी, आप दोबारा सोच लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसी इतनी सुंदर लड़की तुम जैसे साधारण से दिखने वाले आदमी से शादी करेगी? तुझे अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे बहुत सी लड़कियां तुमसे पहले भी रिजेक्ट कर चुकी हैं, पर तूने आज मेरी बहुत बेइज्जती की। इसका अंजाम तू देखेगी। आंखों में आंसू लिए और बदले की भावना से विनय अपनी कार में बैठकर वापस आने लगता है। आज का दिन विनय बहुत ही गुस्से में कार चला रहा होता है। उसका फोन बजता है। विनय अपने फोन की तरफ देखता है कि तभी अचानक से उसकी कार के सामने रोड पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे वो औरत चोटिल हो जाती है और वहीं रोड पर पड़ी होती है। विनय गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। बूढ़ी औरत उसके पास गिरे हुए एक कड़े की तरफ इशारा करती है और कहती है, मुझे वो कड़ा ला कर दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। विनय जल्दी से पास रखे उस कड़े को बूढ़ी औरत को दे देता है और बूढ़ी औरत उस कड़े को पहनते ही खड़ी हो जाती है, पर उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है। ये सब देखकर विनय कहता है, आपको बहुत चोट लगी है, मैं आपकी चोटों पर दवाई लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद विनय अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कार में जाता है, पर वापस आने पर विनय को वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखाई देती। विनय हैरत में पड़ जाता है और फिर से कार में बैठकर दिया के घर वाली बात को याद करके अपने बदले के लिए सोचने लगता है, और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाता है और शीशे के सामने अपने आप को देखकर कहता है, उस दिया से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर में रात हो जाती है और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। अचानक से विनय की नींद खुलती है और वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके कमरे के कोने में एक औरत कुर्सी पर बैठी होती है। उस औरत को देखकर विनय बहुत डर जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? याद है
आज तुमने मेरी मदद की थी। पर मैंने तो उस बूढ़ी औरत की मदद की थी, और तुम्हें ये बात कैसे पता? मैं वही औरत हूँ। पर उस औरत को तो बहुत चोट लगी थी, और आप यहाँ एकदम ठीक बैठी हुई हैं। फिर अचानक से वो औरत अपने भयानक चेहरा विनय की तरफ करती है, और विनय उसका चेहरा देखकर डर जाता है। मैं एक चुड़ैल हूँ, और जो भी मुझे एक बार देख ले मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मगर तुम अगर मेरी मदद ना करते और मुझे वो कड़ा ना देते तो शायद मैं मर जाती। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक खूबसूरत नौजवान बनने का वरदान दे दो। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें एक सुंदर लड़की की बलि देनी होगी, और बलि देने के बाद तुम सुंदर बन जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदर बनने के साथ साथ तुम्हें इस वरदान का एक और पहलू मिलेगा। तुम रात में राक्षस बन जाया करोगे। तुम मुझे सुंदर बना दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, और विनय अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो अपनी बहन वीना के पास जाता है और उससे कहता है, वीना, आज मुझे एक काम के लिए तेरी जरूरत है। बोलो भैया, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुम्हें मेरे साथ एक गुफा में चलना होगा। विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कई भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं, वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। भाई, कहाँ हो तुम? तभी वीना को अपने सामने किसी की परछाई बड़ी होती हुई दिखाई दी। तो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसको बड़े पत्थर से मारा गया। वीना लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि उसने विनय को अपने सामने पत्थर हाथ में पकड़े हुए देखा। उसने विनय से पूछा, माना हम सौतेले भाई बहन थे, मगर हमारा रिश्ता सगे से बढ़कर था, और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं वापस आऊंगी। इसी के साथ ही वीना वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, और वहां चुड़ैल आ जाती है और वीना की लाश पर अपना माया जाल फैलाने लग जाती है। और इसके बाद वीना की लाश एक कड़े में बदल जाती है। इस कड़े को पहनते ही तुम एक खूबसूरत नौजवान बन जाओगे, और साथ ही साथ तुम एक राक्षस भी बन जाओगे। दिन में तुम सुंदर नौजवान दिखोगे, पर रात होते ही तुम राक्षस के रूप में बदल जाओगे। और हाँ, ध्यान रहे, अगर किसी भी कारण से तुम्हारा ये कड़ा तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उस भूतिया दुनिया में चले जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं इस कड़े को हमेशा अपने हाथ में ही रखूंगा। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, और विनय उस कड़े को अपने हाथ में पहन लेता है। एक तेज रोशनी के साथ विनय एक सुंदर नौजवान में बदल जाता है, और उस गुफा से बाहर आकर अपने आप को अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है। अब मैं इस दुनिया का सिर्फ सबसे खूबसूरत आदमी ही नहीं, राक्षस भी हूं। 5 साल बाद विनय, जो कि अब एक सुंदर नौजवान बन चुका था और पुणे में नाम बदलकर अभी नाम से रहने लगा था। ये बात एक शाम की है। जिस कंपनी का मालिक अभी था, उस कंपनी के मैनेजर ने उससे एक लड़की का रिज्यूमे दिखाया। अभी ने मैनेजर से उस लड़की का नाम पूछा। सर, उस लड़की का नाम दिया है। बुलाओ उस लड़की को, कल मैं खुद इंटरव्यू लूंगा उसका। अगले दिन इंटरव्यू के लिए दिया को अभी के ऑफिस में बुलाया जाता है। दिया अभी के केबिन में जाती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। आज फिर से 5 साल बाद अभी के सामने दिया खड़ी होती है। अभी दिया की तरफ बदले की भावना से देखता है। आप जॉब के लिए सेलेक्ट होती है, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। पर सर, आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। मैंने तुम्हें केबिन में आते हुए ही देखकर समझ लिया था कि तुम मेरे और इस कंपनी के कितने काम आने वाली हो। थैंक यू सो मच सर। फिर धीरे धीरे अभी दिया को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसे घुमाने के लिए कई सारी अलग अलग जगहों पर ले जाने लगता है। अभी दिया को कॉल करके खुद के घर पर रात को बुलाता है। रात को दिया अभी के घर जाती है। दिया अभी के घर के बाहर खड़ी होती है। तब वो डोरबेल बजाती है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। उसे पीछे कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर पार्क में कुछ तो था, जिससे वहां पर लगे हुए सभी झूले अपने आप ही चल रहे थे। दिया उन झूलों को गौर से देख ही रही होती है कि अचानक से घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अभी एकदम से दिया के सामने आ जाता है। सरप्राइज! अरे अभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ो,
एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है। वाओ अभी, तुमने अपने बर्थडे पर मुझे सरप्राइज दिया, क्या बात है। चलो केक कट करते हैं, आज मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ लेने के लिए अभी अंदर जाता है। दिया देखती है तो अब तक रात के 12 बज चुके थे। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे 2-3 लोग एक साथ मिलकर कुछ बोल रहे हो। दिया, तू अब नहीं बचेगी, मैं तुझसे मेरा बदला लेने आया हूँ। दिया इन सब डरावनी आवाजों को सुनकर बहुत डर जाती है। कौन है जो ये सब गंदा मजाक कर रहा है? अभी क्या ये आप हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर हो रही बारिश, कड़कती हुई बिजली और भेड़ियों की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा डरावने बना रहे थे। डरी सहमी दिया अभी के कमरे में जाती है और वहां जाते ही उसने जो देखा उसके पैरों से मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उस कमरे में एक राक्षस था जो बहुत खतरनाक दिख रहा था और उस राक्षस की नजर उसकी तरफ ही होती है। क्यों डर गई क्या? यहाँ तो एक सुंदर नौजवान अभी था ना, वो कहाँ गया यही सोच रही हो ना? तुम कौन हो और बताओ अभी कहाँ है? तुमने उसके साथ में क्या किया है? मैं ही अभी हूँ और मैं ही विनय भी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अभी और विनय दोनों कैसे हो सकते हो? मुझे पता है कि विनय तो कई साल पहले ही मर चुका है। उस राक्षस ने दिया की बात सुनकर बहुत जोर से एक भयानक आवाज निकाली, जिसे सुनकर दिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बेहद डर जाती है। तो नहीं जानती कि मैंने तेरे लिए बलि दी है और राक्षस बनके तुझे मारने आया हूँ। फिर वो राक्षस अपनी उसी भयानक आवाज से शोर करने लगता है, जिससे घर के सभी कांच टूटने लगते हैं और सभी चीजें इधर उधर गिरने लगती है। वो राक्षस अब और जोर से आवाज करने लगता है, जिससे पूरा घर ही हिलने लगता है, मानो कि जैसे भूकंप आ रहा हो। अब काफी भारी भारी चीजें भी दिया के ऊपर गिरने लगती है, जिन सब से वो जैसे तैसे बच रही होती ही है कि पीछे से छत का एक बड़ा हिस्सा दिया के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते उसे एक लड़की का साया बचा लेता है और इन सब से थोड़ा दूर महफूज जगह पर ले जाता है। दर्द से कराहती हुई दिया उससे पूछती है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं वीना हूँ, विनय की सौतेली बहन। कुछ साल पहले विनय ने मुझे एक गुफा में ले जाकर धोखे से मार दिया और मेरी बलि एक चुड़ैल को चढ़ा दी थी, क्योंकि वो शक्तियाँ और खूबसूरती पाना चाहता था, जिसके लिए उसे बलि देनी थी। पर मैं तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। तुम मुझे कैसे बचा सकती हो? उस राक्षस की शक्ति उसके हाथ में पहने हुए कड़े में है। अगर किसी भी तरह से वो कड़ा उसके हाथ से उतर जाए तो वो राक्षस इस दुनिया से भूतिया दुनिया में चला जाएगा। तभी राक्षस वहां आ जाता है और दिया पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस वीना की आत्मा को देख नहीं पाता। फिर वो दिया को हवा में उड़ाकर उससे कहता है, घमंडी औरत, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी एक आवाज आती है, मैं बचा सकती हूँ। फिर वो राक्षस अचानक से तड़पने लगता है, क्योंकि उसके सामने वीना की आत्मा होती है, जो कि अब उस राक्षस को दिखाई भी दे रही थी। और वीना की आत्मा उस राक्षस को अपने काबू में किए हुए थी। तुझे मारने के लिए मैं आ चुकी हूँ। याद है ना, मैंने जाने से पहले कहा था कि मैं वापस आऊंगी। दिया, तुम इसके हाथ से वो कड़ा निकालो, ये वहीं मर जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती। दिया, अगर तुमने ये जल्दी नहीं किया तो फिर से ये शक्तिशाली हो जाएगा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, इसलिए मारो इसे, निकालो इसके हाथ से वो कड़ा। दिया उस राक्षस के पास जाने लगी कि तभी उस राक्षस ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाकर वीना के काबू से खुद को छुड़ा लिया और वीना पर हमला करने लगा। वीना की आत्मा अब उस राक्षस के सामने कमजोर पड़ने लगी थी कि तभी दिया ने उस राक्षस का ध्यान खुद की ओर करवा लिया, जिससे कि कुछ देर के लिए वो राक्षस भटक गया और वीना को एक आखिरी बार उस राक्षस को काबू में करने का मौका मिल गया। दिया ने जैसे ही उस राक्षस का कड़ा उतारने के लिए उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही उस राक्षस ने अपना दूसरा हाथ वीना के काबू से निकालकर दिया का गला पकड़ लिया। पर दिया ने भी उसका कड़ा नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद वीना ने दिया को जोर से धक्का दिया, जिससे राक्षस का कड़ा उसके हाथ से निकल गया और वो राक्षस इस दुनिया से निकलकर उस भूतिया दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिया रोने लगी। तुमसे बदला लेने के लिए इसने मेरी बलि दी थी। तुम्हें बचाकर अब मेरा काम भी पूरा हो चुका है। फिर वीना की आत्मा एक रोशनी के साथ चली जाती है। रोहन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर लिया था। उसे इस सब्जेक्ट में
इतना इंटरेस्ट था कि उसने पीएचडी के लिए भी एआई को ही चूज किया था। रोहन ने अब रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन कर ली थी, जहां अपने पहले इन्वेंशन पर दिन रात मेहनत कर रहा था। एक दिन सीनियर साइंटिस्ट तरुण सबको अपने कैबिन में बुलाते हैं। रोहन, मनीष, राहुल और चांदनी, आप सभी को अपना अपना प्रोजेक्ट और थीसिस 2 महीने के अंदर सबमिट करने हैं। ओके सर, हो जाएगा। अच्छा, 2 महीने का नाम सुनकर बाकी सबके पसीने छूट रहे हैं और तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे प्रोजेक्ट तुम पहले ही बना चुके हो। जी सर, मैं अपने प्रोजेक्ट पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या प्रोजेक्ट बनाया तुमने। प्रोफेसर तरुण इन चारों के गाइड थे, लेकिन वो यंग साइंटिस्ट को गाइड करने की बजाय हर समय उनकी टांग खींचते और मजाक उड़ाया करते थे। रोहन अपनी लैब में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी प्रोफेसर और दूसरे इंटर्न्स वहां आ जाते हैं। अरे रोहन, ये क्या? तुम तो एक रोबोट बना रहे हो। एआई से इंसान के काम को आसान करने वाला प्रोजेक्ट बनाना था, इंसान को रिप्लेस करने वाला नहीं। सर, मैं एक एआई रोबोट बना रहा हूँ। ये रोबो एक एडवांस रोबो होगा। मैं अभी इसमें इमोशंस ही इंस्टॉल कर रहा था। ये रोबो लॉजिकली इतना स्ट्रांग है कि ये हमारी बातों को लॉजिकली कंपेयर करके उस पर रिएक्शन दे सकता है, जिससे आपको लगेगा कि ये अपनी फीलिंग शो कर रहा है। और देखना, ये किसी भी मामले में किसी इंसान से कम नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा ये लॉजिकल रोबोट थप्पड़ मारने पर क्या करेगा? दबंग फिल्म की तरह थप्पड़ से डर नहीं लगता वाला डायलॉग बोलेगा क्या? ये खुद तो ढंग से बोल नहीं पाता है, इसका रोबो क्या बोलेगा? भाई, ये क्या बनाया तूने? अब क्या इसे यंग साइंटिस्ट कार्निवल के रिलीज पर नचवा के दिखाएगा? अरे इसके जैसे पता नहीं कितने रोबोट आए और गए। तुम लोग देखना, तीसरी इंस्ट्रक्शन पर ही करप्ट हो जाएगी इसकी मेमोरी। मेरा मिनी प्रोजेक्टर ही कार्निवल कमाल करेगा। देखो रोहन, एआई अभी इमोशंस नहीं डेवलप कर पाई है और यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए एक रोबो कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रोहन आंखों में आंसू लिए सर झुकाए खड़ा हुआ था और उसके साथ ही साइंटिस्ट और प्रोफेसर उसका मजाक बना रहे थे। कुछ देर बाद सभी वहां से चले जाते हैं और रोबो फिर से एक बार वापस स्लीप मोड में चला जाता है। तुम्हें पता है जेम्स, यहाँ सब मेरा मजाक बनाते हैं। इन्हें लगता है तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन मैं जानता हूँ, चाहे कोई कितना भी मजाक बना ले, तुम सबसे बेस्ट एआई रोबोट हो। साथियों की कही हुई एक एक बात रोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। वो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था, लेकिन ये अपमान और उन सब की हंसी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अचानक ही वह बिस्तर से उठा और अपने आंसू पोंछकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद चांदनी देर रात तक किताब पढ़ने के बाद अब अपने कमरे में आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। चांदनी दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। तुम यहाँ कैसे? इस लाल रोशनी को हटाओ मुझसे। इससे पहले कि चांदनी कुछ कर पाती, वो लाल रोशनी बहुत ही तेज हो गई, जिससे चांदनी का पूरा शरीर झुलस गया और उसकी वही मौत हो गई। अगले दिन भाई, मैं चांदनी के फ्यूनरल में गया था। भाई, उसका पूरा शरीर बिल्कुल झुलसा हुआ था। उसे देखने से तो मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन हो गई। भगवान ही जाने आखिर किसने और क्यों उसका ऐसे जलाकर मर्डर किया होगा। मनीष और सौरभ कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे और रोहन उनके ठीक पीछे बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। चांदनी के मर्डर की बात सुनकर वह थोड़ा असहज सा हो गया था। अपने माथे पर आते पसीने को उसने जेब से रुमाल निकाल कर पहुंचा और सकपकाता हुआ वहां से उठकर चला गया। देखा तूने, चांदनी के मर्डर की बात सुनकर ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? तुझे इसकी हरकत कुछ अजीब सी नहीं लग रही? भाई, मुझे तो ये बंदा ही साइको लगता है। न किसी से बोलना, न बात करना, बस हर समय अपने रोबोट के साथ ही लगा रहता है। प्रोफेसर तरुण अपने फ्लैट में डिनर के बाद सोफे पर एक किताब पढ़ रहे थे। अचानक ही उनके घर की बिजली में फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं और एक झटके के साथ उनके घर की लाइट कट जाती है। गर्मी से बचने के लिए प्रोफेसर जाकर खिड़की खोल देते हैं और रसोई में माचिस ढूंढने लगते हैं। अचानक ही खिड़की के सामने अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? घर के अंदर कैसे आ तुम?
मैंने पूछा हो कौन तुम? प्रोफेसर अंधेरे में उस परछाई की ओर बढ़ने लगते हैं। अचानक ही वहां वो जगह लाल रंग की रोशनी से भर जाती है और एक लोहे की चेन आकर उनके गले से लिपट जाती है। प्रोफेसर खुद को उस चेन से दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चेन की पकड़ उनकी गर्दन पर कसती ही जा रही थी। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद प्रोफेसर ने वही दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ गई थी और मर्डर मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। समझ नहीं आ रहा, पर कुछ अजीब हो रहा है हमारे कैंपस में। पता नहीं कौन ये मर्डर कर रहा है। आखिर कोई चांदनी और प्रोफेसर को क्यों मारना चाहेगा? अचानक ही रोबोट की आंखें लाल लाल चमकने लगती हैं और वह अपनी गर्दन घुमाने लगता है। जेम्स, ये क्या हो रहा है तुम्हें? जेम्स! रोहन ने घबरा के जेम्स की मेमोरी चेक करनी शुरू की। तभी उसे उसमें कुछ भयानक और अविश्वसनीय चीज मिली। फिर रोहन उस रिकॉर्डिंग को ऑन करके देखने लगता है। असल में उस दिन वहां सबको ये लग रहा था कि रोबोट की पावर ऑफ है, पर एक्चुअल में वो रोबो स्लीप मोड में था और वो सभी के द्वारा कही जा रही हर बात को अपनी मेमोरी में स्टोर करता जा रहा था। और तभी उस रोबोट ने बिना रोहन की इंस्ट्रक्शन दिए खुद ही अपनी पावर ऑन करके सबके फेस कैप्चर करने शुरू कर दिए, ताकि उन सभी के इमोशंस को परख कर वो अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करके फीड कर सके, जिसका वहां पर मौजूद किसी इंसान को कोई अंदाजा तक नहीं लगा। रोहन जेम्स के बदलते बिहेवियर को ठीक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ध्यान से देखिए मिस्टर रोहन, ये आई कार्ड आप ही का है ना? जी सर, ये मेरा ही है, लेकिन ये आपको कहाँ मिला? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बाकी की बातें मैं आपको पुलिस स्टेशन में ही बताऊंगा। रोहन के बार बार पूछने पर भी इंस्पेक्टर रोहन को कुछ नहीं बताता है और उसे थाने ले आता है। सच सच बताओ, तुमने प्रोफेसर और चांदनी को क्यों मारा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं उन लोगों को क्यों मारूंगा? तुम्हारा आईडी कार्ड प्रोफेसर की डेड बॉडी के पास मिला है, इसलिए चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही ने प्रोफेसर को मारा है। रोहन कुछ देर तक सोचता रहता है, उसके बाद इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर सर, मुझे पता चल गया कि प्रोफेसर और चांदनी को किसने मारा है। ये सब मेरा रोबोट जेम्स कर रहा है सर। खुद को बचाने के लिए अपना जुर्म का इल्जाम अपने बनाए हुए टीन के डब्बे पर डाल रहा है। छी 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 छी, आया बड़ा रॉबर्ट को किलर बताने वाला। सर मेरी बात का यकीन करो, मेरा रोबोट कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है, ये एक AI ऑपरेटेड रोबोट है। कल शाम मैंने लैब से आने के बाद अपना आई कार्ड उसके गले में लटका दिया था। मुझे नहीं पता मेरा आई कार्ड प्रोफेसर के पास कैसे पहुंचा। आप मेरा यकीन करो, आज जब मैंने जेम्स को मर्डर के बारे में बताया तो उसने बड़ा अजीब बिहेव किया। उसके अंदर से रेड लाइट ग्लो कर रही थी। ये नॉर्मल नहीं है। मैंने जेम्स की मेमोरी की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें ये सब लोग मेरा और जेम्स का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे सुनकर मैं रोने लगा था। सर मुझे मेरे रोबोट जेम्स के पास ले चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रात होने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। सर अगर मेरा अनुमान सही हुआ तो चांदनी और प्रोफेसर के बाद अब उसका अगला शिकार मनीष या फिर सौरभ होगा, क्योंकि इन्हीं चारों ने उस दिन जेम्स का मजाक उड़ाया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे जेम्स के अंदर इविल और नेगेटिव इमोशन डेवलप हो गए हैं। अब वो उन दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ करना होगा सर, जल्दी करना होगा कुछ। रोहन के बार बार कहने पर इंस्पेक्टर मनीष और सौरभ के घर के बाहर 2 कांस्टेबल खड़े करवा देता है और रोहन को लेकर कैंपस की ओर निकल जाता है। इंस्पेक्टर अभी रास्ते में ही था कि उसके पास एक कॉल आता है। सर यहाँ पर एक रोबोट खड़ा है। इसके दोनों हाथ बड़े चाकू बने हुए हैं और रोबोट में से बहुत तेज लाल रंग की रोशनी निकल रही है। सर ये मनीष के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने उसी चाकू से हम पर वार कर दिया और उस लाल रोशनी से हमें जलाकर मारने की भी कोशिश की। हमें घायल करने के बाद वो मनीष के घर के अंदर घुस गया है सर। शूट कर दो उसे। सर उस पर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा। हम दोनों के मुठभेड़ के समय मनीष पीछे के दरवाजे से निकल गया था सर। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर रोहन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जेम्स ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सबकी हेल्प करने के लिए डेवलप किया है मैंने, और तुम एक एविल रोबोट बनकर सबको मार रहे हो। मरना होगा
इन इविल ह्यूमंस को जीने का अधिकार नहीं है। तभी जेम्स को अपने सिस्टम में लो बैटरी का इंडिकेशन आने लगता है और साउंड भी सुनाई देने लगती है। बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज। बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज। जिसे देखकर रोहन को इस किस्से को यही खत्म करने का आइडिया आ जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू जेम्स, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बैटरी डाउन हो रही है। तुम्हें पता है सिर्फ मैं तुम्हारी बैटरी रिचार्ज कर सकता हूँ, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चार्ज कर देता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर इन सब से बदला लेंगे। जेम्स रोहन की बॉडी को स्कैन करने लगता है और सब कुछ ठीक दिखने पर अपने क्रिएटर की बात मान लेता है। इसके बाद जेम्स रोहन के साथ लैब की ओर जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर के फोन पर एक मैसेज आता है। सर, बातों से ये नहीं मानने वाला, इसकी प्रोग्रामिंग में चेंज आ गए हैं। अब ये एक ईवल रोबोट हो चुका है और इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। हमें इसे खत्म करना होगा। मैं इसे चार्जिंग के बहाने अपनी लैब में ले जा रहा हूँ। आप मेरे पहुंचने से पहले मेरे रूम से लाकर लैब में मैग्नेट एलिमेंट लगवा दीजिए, क्योंकि पावरफुल मैग्नेट फील्ड से इसे डिसेबल किया जा सकता है। इंस्पेक्टर रोहन के बताए अनुसार उसकी लैब में बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड तैयार करा देता है। जैसे ही जेम्स कमरे में अंदर जाता है, उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स हैवी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से एक एक करके अलग होना शुरू हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था मेरे प्यारे दोस्त, पर मैं इस दुनिया के लिए एक गुड रोबोट को क्रिएट किया था जो अब बदलकर ईवल हो चुका है। और तुम्हारा ऐसा होना मुझे तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने पर मजबूर कर गया। मुझे माफ करना जेम्स। गुड बाय, गुड बाय मेरे प्यारे रोबो। जेम्स रोहन को देखते हुए इसके द्वारा कही जा रही हर बात को देख और सुन रहा था और इमोशनल हो रहा था। बाय बाय मेरे दोस्त। ये कहते ही जेम्स के अंदर की लाइट्स बंद होने लगती हैं और उसकी पावर भी ऑफ हो जाती है। अपने रोबोट का ऐसा अंत होता देख रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तो एक एविल एआई रोबोट को रोहन ने डिसेबल कर दिया, लेकिन जिस तेजी से एआई का उपयोग इंसानों के बीच बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एआई इन्वेंशन से बने एविल रोबोट्स हर जगह नजर आएंगे। डिलीवरी बॉय। बहुत तेज बिजली चमक रही थी। रात के समय मौसम बहुत ही भयानक हो चुका था। प्रताप टीवी देख रहा था और अचानक से उसके घर की घंटी बजती है। प्रताप उठकर दरवाजा खोलता है तो देखता है एक आदमी पिज्जा अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ होता है। उसने अपना सर नीचे किया हुआ होता है। प्रताप अपने पर्स से पैसे निकालता है। तभी वो डिलीवरी बॉय कहता है, आज अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे? आज भी तो सिर्फ 5 मिनट पहले ही आया है। प्रताप को बात समझ में नहीं आती। क्या बकवास कर रहे हो? वो डिलीवरी बॉय अपना सर ऊपर करके प्रताप की तरफ देखता है तो प्रताप डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उस आदमी की एक आंख थी ही नहीं और दूसरी आंख लाल रंग की थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। तभी वो डिलीवरी बॉय प्रताप का सर अपने दोनों हाथ से पकड़ता है और उसके सर को उल्टा घुमा देता है और उसे अंधेरे में धक्का दे देता है। उसके बाद वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। उसी रात पिज्जा डी नाम की एक दुकान का मालिक डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है, संतोष भाई, मेरी कुछ मदद कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। मेरा धंधा धीरे धीरे बैठा जा रहा है। टेंशन मत ले, तेरी सारी परेशानियों का हल मेरे पास है। बात यह है कि तुझे आधी सच्चाई पता है, इसीलिए तू इतना परेशान है। पूरी सच्चाई पता चलेगी तो सब समझ जाएगा। संतोष उसे 2 महीने पहले की घटना के बारे में बताता है। सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस में जाता है और डिलीवरी बॉय के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी खूबियां सिद्धार्थ में तरुण देखता है। तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो। अरे सर, ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा काम मैं ईमानदारी से करता हूँ। आप और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इससे ज्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ। सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस से बाहर आता है और कैलाश उसे सारा काम समझा देता है। सिद्धार्थ अपनी स्कूटी पर पिज्जा का ऑर्डर लेकर जाता है और सारे ऑर्डर टाइम पर डिलीवर करके वापस आ जाता है। तरुण देखता है कि जितने भी ऑर्डर सिद्धार्थ के द्वारा दिए गए हैं, सब पर 5 स्टार की रेटिंग आई है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है।
और कुछ ही दिनों बाद तरुण अपने स्टाफ के लोगों को पार्टी देता है, जिसमें कैलाश जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और तरुण से उसकी बहसबाजी हो जाती है। सिद्धार्थ कैलाश को पार्टी से बाहर लेकर आता है और उसे समझाता है। क्या हुआ कैलाश भाई, क्यों इतना तमाशा कर रहे हो? तो चुप कर, तेरी वजह से ये सब मुझे देखना पड़ रहा है। अरे काम करने की एक लिमिट होती है। अब तू अगर मशीन की तरह काम कर सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे लोग भी कर सकते हैं। देख लेना बेटा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तरुण के ऑफिस में सिद्धार्थ को बुलाया जाता है। सुनो सिद्धार्थ, आज रात 9 बजे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। 250 पिज्जा का ऑर्डर आया है, क्या तुम ले जा पाओगे? बिल्कुल सर, यही तो मेरा काम है। लेकिन देखो, वो बहुत बड़ी पार्टी है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि 9 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पूरा दारोमदार तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। मेरा रिकॉर्ड रहा है सर, आज तक मैंने एक भी डिलीवरी लेट नहीं पहुंचाई है। आप टेंशन मत लीजिए। सिद्धार्थ बाहर निकलकर अपनी खुशी बाकी डिलीवरी बॉयज के साथ बांटने लगता है। वहीं पर कैलाश भी बैठा हुआ था। एक डिलीवरी बॉय सिद्धार्थ से पूछता है, कौन सी गाड़ी ले जा रहे हो? सर ने कहा है कि वैन ले जाना। सिद्धार्थ को उस दिन और कोई ऑर्डर नहीं देना था। वो बस 9 बजे वाले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। वो 7 बजे निकल भी जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी गाड़ी की पूरी हवा निकल जाती है। वो शीशे में देखता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे कोई गाड़ी के बाहर खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। तभी उसके शीशे पर अचानक से एक हाथ आता है और गायब हो जाता है। सिद्धार्थ गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो पीछे स्टेपनी देखता है, लेकिन हैरानी की बात थी कि डिक्की में कोई भी स्टेपनी नहीं रखी हुई थी। अरे, स्टेपनी तो मैंने अपने हाथों से रखी थी, फिर कहाँ चली गई? वो वहां पर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता था, इसीलिए वहां पर कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं निकल रही थी। तभी एक गाड़ी वहां से निकली और सिद्धार्थ के पास आकर रुक गई। अरे सिद्धार्थ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कीर्तन भाई, बहुत अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। मुझे ये पिज्जा की डिलीवरी करनी है और मेरी वैन पंचर हो गई है, थोड़ी मदद कर दोगे? अरे तुम्हारे जैसे भले आदमी की मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा? आ जाओ। कीर्तन सिद्धार्थ को लिफ्ट दे देता है और वो 8:30 बजे पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे जहां ऑर्डर देने जाना था वो 10वीं मंजिल पर था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से वो लिफ्ट ठीक हो जाती है और उसकी लाइट्स ऑन हो जाती है। सिद्धार्थ खुश हो जाता है और लिफ्ट में पिज्जा रखकर 10वें फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट 10वें फ्लोर की ओर जाने लगती है, पर तभी लिफ्ट की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है। सिद्धार्थ बहुत डर जाता है और लिफ्ट को रोकने के लिए तेज तेज बटन दबाने लगता है, जिससे वो किसी तरह लिफ्ट रुक जाती है और सिद्धार्थ उस लिफ्ट से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही सिद्धार्थ देखता है कि वो अभी 7वें फ्लोर तक ही पहुंचा है। सीढ़ियों पर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, मानो कोई उसे देख रहा हो। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ ने 5 मिनट के अंदर पूरा ऑर्डर ऊपर तक पहुंचा दिया और जैसे ही वो डोर बेल बजाने वाला होता है, उसे किसी अजीब सी चीज का एहसास होता है, जैसे उसे फिर से कोई देख रहा हो। तभी वो पीछे घूमता है और देखता है एक काली बिल्ली को, जो उसके ऊपर झपट्टा मारती है, लेकिन वो उसे अपने से दूर कर देता है। वो पूरा पसीने में तर हो गया था। फिर वो खड़ा होता है डोर बेल दबाने के लिए। उसे मैसेज आता है कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। सिद्धार्थ, ये क्या? ये तो बड़ी गलत बात है सिद्धार्थ इतना कहकर डोर बेल बजाता है। प्रताप दरवाजा खोलता है। सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। मैंने उसे कैंसिल कर दिया है क्योंकि आप लेट हैं। देखिए सर, आप अभी भी घड़ी में टाइम मिला लीजिए, 2 मिनट बाकी हैं 9 बजने में। देखो भाई, अचानक से मेरे बॉस को हार्ट अटैक आ गया और जो पार्टी शुरू होनी थी वो अब नहीं हो रही है, इसीलिए मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकता। तो ठीक है, आप इस बारे में मेरे मैनेजर से बात कर लीजिए। मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा पूरा काम बिगड़ गया। ले जाओ अपना पिज्जा, मैंने पिज्जा कैंसिल कर दिया है। वो दरवाजा बंद कर देता है। सिद्धार्थ कई बार दरवाजे की घंटी बजाता है, लेकिन प्रताप नहीं खोलता।
सिद्धार्थ सारा ऑर्डर लेकर वापस आ जाता है तो उसे संतोष की काफी खरी खोटी सुनने को मिलती है। तुम वहां देर से पहुंचे, सब बर्बाद। सिद्धार्थ उसे पूरी बात बता देता है लेकिन संतोष उसकी एक नहीं सुनता। संतोष गुस्से में आकर सिद्धार्थ को नौकरी से निकाल देता है। तेज बारिश में सिद्धार्थ गुमसुम सा बैठा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आती है, बुरा लग रहा है सिद्धार्थ? वो कैलाश था। लग ही रहा होगा। अब पता चला कैसा लगता है बॉस की डांट खाकर। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए वैन से स्टेपनी निकाल दी थी और हवा भी मैंने ही निकाली थी। सिद्धार्थ कैलाश की ये बात सुनता है तो गुस्से में आकर कैलाश से लड़ने लगता है। तूने मेरी नौकरी छीनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोनों के बीच सड़क पर तेज बारिश में बहुत भयानक हाथापाई होने लगती है। तभी एक कार वहां से आती है और सिद्धार्थ को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। कैलाश वहां से हंसता हुआ चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कीर्तन वहां से निकलता है और वो सिद्धार्थ को जख्मी हालत में देखता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर उसकी मौत हो जाती है। आज की तारीख। ये क्या कुछ भी अनाप शनाप बकते जा रहा है? और ये बता तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? इसकी किसी ने फिल्म तो बनाई नहीं होगी जो तुझे एक एक बात इतने सटीक तरीके से पता है। तभी संतोष हंसने लगता है। वो अपनी आंखें खोलता है जो पूरी तरह लाल थी लेकिन तरुण उस पर गौर नहीं करता। तुमने अगर मेरी पूरी बात सुन ली होती तरुण तो तुम मेरी बात नहीं कहते। पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। संतोष फिर से बताना शुरू करता है कि मौत के बाद क्या हुआ था। डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगा ना? देखिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की, लेकिन हर चीज हमारे बस में नहीं होती। लेकिन सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। कीर्तन निराश होकर अपनी कार लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी में पीछे सिद्धार्थ बैठा हुआ है। कीर्तन कार रोक देता है और सिद्धार्थ उसे शुक्रिया कहते हुए गायब हो जाता है। कीर्तन को कुछ भी समझ में नहीं आता। कैलाश शराब पीकर सड़क के किनारे बैठा हुआ था और बड़बड़ाते जा रहा था। जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। तरुण ने नौकरी से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? कुछ पता नहीं। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और उससे एक आदमी कहता है, तुम सिद्धार्थ के पास क्यों नहीं चले जाते? कैलाश बिना पीछे मुड़कर कहता है, उसके पीछे कहाँ चला जाऊं, भगवान के पास। तभी वो आदमी कहता है, नहीं, सिद्धार्थ भगवान के पास नहीं गया है, वो यहीं भटक रहा है। जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं ले लेता यहीं भटकेगा। कैलाश पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पीछे सिद्धार्थ खड़ा हुआ था जो कि बहुत भयानक दिख रहा था। कैलाश चिल्लाते हुए, नहीं 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 नहीं, तुम तो मर चुके हो, तुम यहाँ कैसे? मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। कैलाश सिद्धार्थ से दूर भागता है और भागते भागते सड़क पर आ जाता है। तभी सिद्धार्थ उसके सामने आ जाता है और उसे हवा में उड़ाकर सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के सामने फेंक देता है। ऐसे वो कैलाश को मौत के घाट उतार देता है और उससे अपनी मौत का बदला ले लेता है। तभी सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस में जाता है और देखता है कि तरुण बहुत परेशान बैठा है। तभी एक फोन आता है और वही आदमी रात के समय ऑर्डर करता है जिसकी वजह से सिद्धार्थ की नौकरी गई थी। जो डिलीवरी बॉय प्रताप का ऑर्डर लेकर जा रहा था उसी डिलीवरी बॉय के सामने सिद्धार्थ आ जाता है और उसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। तभी सिद्धार्थ कैलाश के शरीर में घुस जाता है और डिलीवरी का ऑर्डर खुद लेकर वहां पहुंच जाता है और दरवाजा खोलते ही प्रताप को मौत के घाट उतार देता है और कैलाश के शरीर को भी छोड़ देता है। आज का दिन पूरी तरह पागल हो गया क्या तू? क्या कुछ भी मनगढ़ंत बढ़ाया जा रहा है? मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ तरुण, क्योंकि ये सब मैंने खुद महसूस किया है। इतना कहते ही सिद्धार्थ की आत्मा तरुण के सामने आ जाती है जो कि डॉक्टर संतोष के शरीर में घुसी हुई थी। तरुण डर जाता है। घबराइए मत सर, मैंने आपको अपनी कहानी इसलिए बताई ताकि आपको सच्चाई के बारे में पता चल सके और अब आप अपने कर्मचारियों को बता सकते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी आत्मा कर रही थी और अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपका काम फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। इतना कहकर सिद्धार्थ की आत्मा गायब हो जाती है। संतोष उठता है और पूछता है, अरे तरुण तू कब आया? लगता है मेरी नींद लग गई थी। नहीं भाई, नींद तो मेरी लगी थी लेकिन अब मैं जाग गया हूँ।
इतना कह के तरुण वहां से चला जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।